साथियों, आज हम बात करेंगे SC ST कानून क्यों बना। दरअसल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण जाति के आधार पर इन लोगों के साथ शोषण और अत्याचार होता रहा। उसके बाद 1955 में एक कानून बना जिसका नाम दिया गया अछूत एक्ट। अब सवाल यह है कि ये कानून लगता किस पे है। तो जो भी गैर SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वो लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों के ऊपर किसी प्रकार का जुल्म अत्याचार करते हैं तो उनके ऊपर ये SC ST अधिनियम के तहत FIR दर्ज होती है उनके खिलाफ। तो अब ये कानून 1955 में अछूत एक्ट नाम से बना, लेकिन इस कानून का असर शोषित समाज को, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को ज्यादा दिखाई नहीं दिया। इससे ज्यादा जुल्म अत्याचार नहीं रुक पाए। उसके बाद में 1976 में जरूरत महसूस हुई इसे बदलने की। फिर इस कानून का नाम दिया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट नाम से। ये जो है कानून 1976 में फिर बना। लेकिन इससे भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों को अत्याचार, जुल्म और शोषण से मुक्ति नहीं मिल पाई जाति के आधार पर। उसके बाद में फिर एक बार जरूरत हुई इसे बदलने की, और वो बदली गई 11 सितंबर 1989 को भारत के संसद में ये कानून पास किया, और 30 जनवरी 1990 को इस कानून के लिए जम्मू एंड कश्मीर छोड़कर पूरे देश में लागू किया। अब ये तो पता चल गया कि ये किन लोगों पर लगता है। जो लोग SC ST समुदाय के नहीं हैं, ये उन लोगों के ऊपर कानून लगता है, इसके खिलाफ उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। अब सवाल ये है कि ये कानून में अगर आप एक SC ST समुदाय का आदमी शिकायत लेकर FIR दर्ज कराने के लिए थाने में जाता है तो उसकी FIR दर्ज हो तो कैसे हो। तो इसमें जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो इनकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, इनकी FIR दर्ज करने के लिए बाध्य होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो SC ST समुदाय के लोगों की शिकायत दर्ज करें SC ST अधिनियम के तहत। ये उनकी जिम्मेदारी है। इसमें एक SC ST अधिनियम में एक प्रावधान ये भी दिया गया है, उसकी एक धारा है 4। उस धारा में यह भी बताया गया है कि अगर कोई लोक सेवक जैसे थाना अध्यक्ष ही या पुलिस का कोई भी अधिकारी जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है, जो वहां भार साधक है, वो अगर इनके केस को रजिस्टर नहीं करता है और वो SC ST समुदाय से नहीं है तो उसके खिलाफ भी SC ST अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत SC ST का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जिसकी सजा कम से कम 6 महीने की होती है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। अब अगर वो वाई दबे दर्ज नहीं करते हैं, 1% ये मान भी लो, तो CRPC 154(3) के तहत या तो लिखित या फिर डाक द्वारा जो वहां के SSP होते हैं, उन SSP के पास एप्लीकेशन दी जा सकती है।
अब वहां पर भी कार्रवाई नहीं हुई। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक आम शिकायत लेकर के भी जाते हैं तो 154(3) में जब शिकायत दर्ज की जाती है एसएसपी के पास तो वहां पर भी केस दर्ज नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या करते थे, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संबंधित थाने के लिए आदेश करा दिया जाता था एफआईआर दर्ज कराने के लिए। लेकिन एससी एसटी एक्ट में ऐसा नहीं है। एससी एसटी एक्ट में 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट संबंधित थाने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश नहीं कर सकते। तो फिर कैसे हो सकती है? इसमें जो है इसके लिए स्पेशल कोर्ट होते हैं जो एससी एसटी के मुकदमे देखते हैं। जो स्पेशल कोर्ट होते, विशेष अदालतें, ये डायरेक्ट वो संज्ञान ले सकते हैं। इसके लिए जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं वो अपनी शिकायत वहां दर्ज करवा सकते हैं कोर्ट में सीधा जाकर के। तो ये एससी एसटी समुदाय के लोगों के लिए एससी एसटी एक्ट के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यहां एक थाना अध्यक्ष की बाध्यता होती है, एक वो बाउंड हैं इस बात के लिए कि वो एससी एसटी का कोई भी सदस्य अपनी शिकायत लेकर के थाने में पहुंचा और उनकी शिकायत दर्ज करना वहां के थाना अध्यक्ष की जवाबदेही है, उनका उत्तरदायित्व है और उनकी जिम्मेदारी है। तो इस बात के लिए सभी लोगों को ध्यान देना है और इस कानून से जो है वो काफी लोगों को राहत भी मिलती है। अब एक बीच में थोड़ी दिक्कत हुई। 20 मार्च 2018 के लिए डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। उसमें यह कहा गया कि इसकी डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी, इससे पहले एससी एसटी केस में जांच होगी और फिर अगर वो वहां का कोई है तो फिर बिना वहां के एसएसपी की परमिशन के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। या कोई सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कर्मचारी को जो वहां पर नियुक्ता है, जो एम्प्लॉयर है वहां का, उसकी बिना अनुमति के उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसके लिए 2 अप्रैल 2018 को एससी एसटी समुदाय के लोगों ने पूरे देश में महाआंदोलन किया, जिस आंदोलन के तहत भारत की जो सरकार थी, सरकार को ऐसा लगा कि इनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है कि अन्याय हुआ है, तो इन्होंने, भारत सरकार ने अगस्त 2018 के लिए एक कानून बना करके संसद में और इसको पास कर दिया और फिर से जो है वो जैसा था वैसा ही कानून बना दिया गया, तो वो लागू हुआ। इसमें एक चीज और भी है, इस केस में डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी एससी एसटी केस में जांच नहीं कर सकता है। इसकी जांच के लिए डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी से ऊपर की जांच करेंगे या डिप्टी एसपी अधिकारी कर सकते हैं। तो ये सबके लिए जानकारी होनी चाहिए और इससे ये जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचना इसलिए जरूरी है। ये देश में सिर्फ एससी एसटी के व्यक्ति के पास तक ही ये जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए, ये जानकारी उन लोगों के पास भी पहुंचनी चाहिए जो लोग जानकारी के अभाव में जुल्म और अत्याचार कर बैठते हैं, जिन्हें कानून का पता नहीं होता है। वो सिर्फ जाति के आधार पर एससी एसटी समुदाय के लोगों को कमजोर मानते हैं, तो उन लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार अज्ञानता में कर बैठते हैं। उसके बाद जब उन पे एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है तब उन्हें इस बात का पता चलता है कि इसमें तो इतनी सजा है या इसमें जमानत नहीं है। तो इसमें जो अग्रिम जमानत का जो एक मामला है वो भी नहीं है। एससी एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, इस तरीके का एक मामला है। तो सभी को पता होना चाहिए जिससे कि अपराध पर अंकुश लग सके, क्योंकि अपराधी कोई भी किसी की कमजोरी या उसकी जाति देख करके अपराध कर बैठता है और जो कमजोर है
वो इसलिए अपराध को सहन कर लेता है कि उसे कानून की जानकारी ना होने की वजह से और अपनी कमजोरी का एहसास होने के कारण वो जो है जुल्म अत्याचार सहन करता रहता है, जिसके कारण जो जुल्म और अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके हौसले बढ़ते रहते हैं और वो लोग और ज्यादा और लोगों के ऊपर भी जुल्म अत्याचार करते हैं। तो इसलिए ये कानून बना। इस कानून की मंशा किसी को परेशान करना नहीं है। इस कानून की मंशा जो समाज में अपमान का जीवन जी रहे थे, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर थे, उनको इंसाफ दिलाने की नीयत थी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय संविधान, जय विज्ञान।